गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। हिंदी में से कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। जैसा कि अब तक डिस्कशन होते आया है और बहुत सारे टॉपिक्स जब हमने पढ़े तो मैंने आपको बताया कि जब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, या जो जो घटनाएं पृथ्वी के अंदर घट रही हैं वो किस वजह से घट रही हैं, पर्वत कहाँ पाए जाएंगे, भूकंप कहाँ आएंगे और ज्वालामुखी कहाँ फटेंगे, और भी बहुत सारे सवाल थे। वो सारे के सारे किससे संबंधित थे? प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत से। पृथ्वी में बहुत सारी जो भूगर्भिक घटनाएं घट रही हैं वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझ पाएंगे। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण जानना इसमें ये बात है कि प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत वास्तविकता में किसी एक वैज्ञानिक ने इस पे काम नहीं किया, किसी एक जियोलॉजिस्ट ने इस पे काम नहीं किया, बल्कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कलेक्टिवली इसमें काम किया और ये जो थ्योरी है वो डेवलप हुई। प्लेट टेक्टोनिक्स से अगर बात करें तो हम जैसे जो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, अगर प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पूछा जाए और पूछा जाए कि कौन उसके फादर हैं, जनक कौन है, तो आप लोग हैरी हेस आंसर करेंगे। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो हैरी हेस है 1960 में उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की शुरुआत की। तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो याद रखिएगा कि हैरी हेस जो है वो फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है। लेकिन इन जियोलॉजी, इन जियोमॉर्फोलॉजी हम हैरी हेस को फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं मानते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस सिद्धांत पे कंट्रीब्यूट किया। ये जो सिद्धांत है इसमें दो नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक हैरी हेस, दूसरा टूजो विल्सन। टूजो विल्सन जो है ये व्यक्ति थे, कैनेडियन जियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ ही में टूजो विल्सन ने सबसे पहले बात की थी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की। जब मैं आपको फॉल्ट्स पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फॉल्ट जो है वो लेटरल फॉल्ट जो होती हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, जब जो चट्टानों के दो ब्लॉक्स एक दूसरे के अगल बगल मूव करते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है उसके बारे में सबसे पहले किसने बात की? टूजो विल्सन ने बात की। और सबसे पहले जो प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया वो किसने किया? टूजो विल्सन ने किया। हालांकि हैरी हेस ने काफी कुछ उससे पहले ही वो एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन प्लेट शब्द का इस्तेमाल हैरी हेस ने नहीं किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। इनफैक्ट हम वैगनर जो है उनको भी क्या करेंगे? कंट्रीब्यूटर मानेंगे। उससे पहले एंटोनियो स्नाइडर और वो सारे लोग जो बात कर रहे थे किसी कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट की, तो वो सारे वैज्ञानिक जिन्होंने कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात की, उन सबको भी हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कंट्रीब्यूटर मानेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करने से पहले दो ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक की खोज हुई, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो दो थ्योरीज हैं या जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग है जिसे कहते हैं समुद्र तल विसरण, और दूसरा आपका पैलियो मैग्नेटिज्म है, यानी पुराने समय में जो रॉक्स का मैग्नेटिज्म की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बहुत स्ट्रांग बनाया और इनफैक्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की शुरुआत की। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल विसरण सिद्धांत। 1960 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो किसने दी? हैरी हेस ने दी। एक्चुअली हैरी हेस के सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसी वजह से उनको प्लेट टेक्टोनिक्स का फादर मानते हैं बहुत सारे लोग। तो हैरी हेस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हैरी हेस बेसिकली एक जियोलॉजिस्ट थे और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और बहुत सारे मिशन में रहे। इनफैक्ट अपोलो 11 जो मून में जिन्होंने लैंडिंग की, उस मिशन का भी हिस्सा जो है हैरी हेस रहे थे। हैरी हेस बहुत ही काबिल जियोलॉजिस्ट थे और बहुत यंग जियोलॉजिस्ट थे और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब काम करना शुरू किया 1931 में, तो एक नई टेक्नोलॉजी उस टाइम आई थी जिसे आज आप सोनार के नाम से जानते हैं, जिसे पहले साउंडिंग कहा जाता था। तो जो सोनार है, अगर आपको आइडिया हो तो सोनार यंत्र क्या करता है? सोनार वो साउंड पल्स छोड़ता है और साउंड पल्स से होता क्या है कि जो आवाज की जो वेव्स हैं वो टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं, और उन्हीं टकरा के वापस आनी वाली वेव्स को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज पास है और कौन सी दूर है, क्योंकि डिफरेंस होता है वेव के टकरा के वापस आने में। जैसे अगर साउंड पल्स आपने छोड़ा तो वो चीज जो पास है उससे आवाज टकरा के पहले आएगी, और वो चीज जो दूर है उससे आवाज टकरा के कब आएगी? बाद में आएगी।
तो ये जो गैप है, अगर इस गैप को आप कैलकुलेट कर लें तो आप एक 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं उन चीजों का जो सामने है। अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड को देखा हो या अल्ट्रासाउंड आपका हुआ हो, तो अल्ट्रासाउंड भी किसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसी सोनार कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वो पल्स छोड़ता है, पल्स टकरा के आती है और आने के बाद एक 3D इमेज बनाता है वो, जिसे डॉक्टर देखता है और समझता है। जियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले ये जो यंत्र है इनकी शुरुआत की। तो हैरी हेस जो थे वो बेसिकली जुड़े हुए थे यूएस मिलिट्री से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एक्टिव ड्यूटी में रहे अमेरिका की तरफ से, और कई मिशंस थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि प्राइमरीली ये जियोलॉजिस्ट थे, तो जब ये अपने मिशंस पे गए तो इन्होंने क्या किया कि जब वो मिशंस पे यात्राओं पे निकले तो उस यात्रा पे उन्होंने क्या किया कि रास्ते में पड़ने वाले जो समुद्र तल है उसका अध्ययन किया। किससे? सोनार से। जब उन्होंने अध्ययन किया, उनकी बड़ी लंबी यात्रा थी, वो पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन दोनों में थे। और अगर आपको इवोजिमा जापान में अगर युद्ध पता हो, जो कि बहुत ही निर्णायक युद्ध था जापान और अमेरिका के बीच में, उसमें भी ये उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इनकी शिप थी जिसके कैप्टन थे ये। तो अपने रास्ते में इन्होंने क्या किया कि क्योंकि ये जियोलॉजिस्ट थे, एकेडमिशियंस थे, प्राइमरीली एकेडमिशियन थे, इन्होंने सी फ्लोर की मैपिंग करते हुए चले। वो किसके से? सोनार यंत्र से। जब उन्होंने मैपिंग की तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ वो सामने आए। पुराने समय में माना जाता था कि जो समुद्र तल है वो फीचरलेस प्लेन है, यानी समुद्र की जो सतह है, बॉटम है, वो क्या है? फीचरलेस प्लेन है, उसमें कोई भी फीचर नहीं है, बस वो आपकी थाली की तरह है, नीचे से मैदान। इन्होंने जब मैपिंग की तो उन्होंने पाया कि नहीं, जो ओशन फ्लोर है वो फीचरलेस प्लेन नहीं है, बल्कि ओशन फ्लोर्स में क्या है? बहुत सारी आकृतियां हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आकृति है वो मिड अटलांटिक रिज, इसे हम कहते हैं। ये क्या है? मिड ओशनिक रिज है। इसे हम क्या कहते हैं? मिड ओशनिक रिज। और ये अटलांटिक सागर में है, इसका हमने नाम क्या रखा है? मिड अटलांटिक रिज इसका नाम रखा है। तो ये जो रिजेस है उन्होंने देखा कि ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, और ये क्या है? बेसिकली पर्वत है जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो पर्वत है, इनका नेचर कैसा है? वॉल्केनिक नेचर है। यानी ये किससे कैसे बने हैं? ये वॉल्केनिक इरप्शन से इनका निर्माण हुआ है। और फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हैरी हेस थे, ये क्या थे? बेसिकली जियोलॉजिस्ट थे। तो इनको एक बहुत ही फेमस शिप था जिसका नाम था एसएमएस चैलेंजर। जो वॉरियर शिप था उसको बाद में रिसर्च शिप में कन्वर्ट कर दिया गया, और 1954 में उसको एक समुद्र की यात्रा में भेजा गया, जिसका उद्देश्य ओशन से रिलेटेड डिस्कवरी करना था। दुनिया भर के जो जियोलॉजिस्ट थे उनको उनमें बैठाया गया, और ओशनोग्राफर्स जो थे उनको भी उसमें बैठाया गया। और वो जो ओशनोग्राफर्स हैं वो सालों तक समुद्र में घूमते रहे, नई नई डिस्कवरीज की उन्होंने। और अगर आपको पता हो, एक सबसे गहरी जो समुद्र की डीप है उसका नाम क्या है? चैलेंजर डीप। तो चैलेंजर डीप की जो खोज है वो भी इसी जहाज के नाम पे है, एसएमएस चैलेंजर के नाम पे। यानी इन्हीं लोगों ने जो चैलेंजर डीप है उसकी गहराई को नापा था। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉयज रहा उनका 1954 में, जिससे बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो जुड़ी हुई हैं। ओशिनोग्राफी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी डिस्कवरीज हैं जो चैलेंजर शिप ने की। फिलहाल तो ये जो स्टडी थी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हैरी हेस का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये एक्सप्लेन करना था कि ये जो ओशनिक रिजेस हैं, ये महाद्वीप पे कटक हैं, जो कि ज्वालामुखीय प्रवृत्ति के हैं, वॉल्केनिक ओरिजिन है जिनका, इनका निर्माण कैसे हुआ। अब उसके लिए वो एक सिद्धांत लेके आए, उसी सिद्धांत को वो कहते थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो हमारा महासागर है उसमें दो प्लेट्स हैं। याद रखिएगा, प्लेट शब्द बाद में इस्तेमाल किया गया, ठीक है? मैं आप ही कन्वीनियंस के लिए प्लेट शब्द यूज कर रहा हूँ, टूजो विल्सन ने बाद में प्लेट शब्द को इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा ओशन है ये एक्चुअली दो पार्ट में बटा हुआ है, दो क्रस्ट में बटा हुआ है। एक हिस्सा ओशन का ये है और दूसरा हिस्सा क्या है? ये है। अब अगर आप समझते हो तो एक बहुत ही क्रिटिकल रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्रेशर के बीच में और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। किसके बीच में? प्रेशर के बीच में और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे फादर आर्मी में थे, तो वो जब चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड थे तो वहां पे एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। वहां पे अगर आप अंडों को उबालें, ठीक है, एग को अगर बॉईल करें, तो आप घंटों तक एग को बॉईल करते रहिए, एग सॉलिडिफाई नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर आप कानपुर में या लखनऊ में आप एग को बॉईल करेंगे तो एग 5 मिनट में सॉलिडिफाई हो जाता है और वो खाने लायक हो जाता है बॉइलिंग वाटर में। लेकिन वहां पे जब वो जो बॉर्डर पे थे तो वहां पे वो घंटों भी अगर एग को बॉईल करें खुले बर्तन में तो जो एग है वो बॉईल नहीं होते हैं। एग बॉईल क्यों नहीं होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जहां वो बॉर्डर पे है वो समुद्र से जो उसकी ऊंचाई है वो 5000 मीटर है, यानी वो 5000 मीटर अबव कहाँ है? सी लेवल। जब आप 5000 अबव सी लेवल हैं तो वहां पे जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा क्या है? कम है।
कम एयर प्रेशर होने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्रेशर, ऑब्जेक्ट पे अगर आप प्रेशर बढ़ा दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर कम कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पे रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जो जगह है वो बहुत हाइट पे है, तो वहां जो आपका पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। यहाँ पे पानी कहाँ बॉइल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन 5000 मीटर जब आप ऊपर होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है और करीब 88 89 के पास वो बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है। यानी उस हाइट पे जब आप पानी को बॉईल करेंगे तो पानी 88 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल करने लगेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो होता है ना, जब आप किसी खुले बीकर में पानी को गर्म करते हैं तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा और पानी जो है वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी उस हाइट पे 87 88 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर पानी 88 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो अंडे हैं वो नहीं उबलेंगे। क्यों? क्योंकि अंडे को उबलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, अंडों को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने किया क्या कि वहां पे वो बड़े बड़े प्रेशर कुकर्स होते हैं, उन प्रेशर कुकर्स में वो अंडे रख देते हैं और जब उसको उबालते हैं तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जब जो पानी है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वो स्क्रेप नहीं कर पाता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनता है और जब प्रेशर बनता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वो 88 से 100 100 से 130 140 160 तक पहुंचता है, जिसके बाद अंडे क्या हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। इसी वजह से आपके घर में अगर आपने कभी दाल बनाई हो या आपकी मम्मी अगर दाल बनाए तो जब वो प्रेशर कुकर में दाल बनाती हैं तो दाल जल्दी बन जाती है या चावल जल्दी बन जाता है, क्योंकि जब पानी को हम बंद कर देते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है जिससे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 को क्रॉस कर जाता है और कोई भी जो आपका खाना है वो क्या हो जाता है, जल्दी पक जाता है। सेम कॉन्सेप्ट काम करता है जब आप पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, जैसे जैसे आप ओशनिक क्रस्ट के नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो चट्टाने हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी वजह से हो सकता है कि जमीन के नीचे तापमान जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन 2000 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी जो चट्टाने हैं वो पिघलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक ऐसी घटना हो जिसमें समुद्र के बीच में एक दरार पड़ जाए और दरार पड़ने के बाद ये जो दोनों तरफ ओशनिक क्रस्ट है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जाने लगे, ठीक है। तो अगर दरार पड़ जाए और अपोजिट डायरेक्शन में ये क्रस्ट इस डायरेक्शन में चला जाए और ये क्रस्ट इस डायरेक्शन में जाए, तो बीच में दरार पड़ी और दोनों क्रस्ट दोनों डायरेक्शन में जाने लगे, तो जो बीच वाला हिस्सा ये क्या होने लगेगा, खुलने लगेगा, इसमें दरार पड़ जाएगी और डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, बीच में गैप आएगा। जैसे ही गैप आएगा वैसे ही सबसे पिक्यूलियर चीज होगी, जैसे ही गैप को क्रिएट होगा वैसे ही जो प्रेशर पहले एग्जिस्ट करता था अब वो प्रेशर वहां पे नहीं रह गया। तो जैसे ही वो प्रेशर रिलीज हो गया तो प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर अगर हम मान लेते हैं कि वहां पे 600 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ वैसे ही क्या हुआ, जो चट्टाने हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तेजी से गिरेगा और वो गिर के 2000 से जैसे ही वो 600 पे पहुंचेगा, जो चट्टाने हैं वो तुरंत क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो जो आपकी जो ओशनिक रिज है उनके अलोंग जो दोनों तरफ की प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है। और उस प्रेशर के रिलीज होने की वजह से क्या हो रहा है, मैग्मा बीच में निकल रहा है और एक वॉल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण कर रहा है। यानी जैसे ही मैग्मा इससे बीच से बाहर निकलेगा वो तुरंत ठंडे पानी से इंटरेक्ट करेगा और वहीं पे जम जाएगा, जिसकी वजह से बीच में क्या बनेगा, एक पर्वत बनेगा। इसी पर्वत को हम क्या कहते हैं, ओशनिक रिजेस कहते हैं। तो इस तरीके से हैरी हेस ने समझाया कि जो सी फ्लोर है, समुद्र की जो तल है वो किस तरीके से एक दूसरे से दूर जा रहा है, उसमें विसरण हो रहा है और उस विसरण की वजह से नीचे से मैग्मा आ रहा है और मैग्मा आने के बाद वहीं पे उसी दरार के आसपास जम जा रहा है, जिससे वो एक पर्वत का निर्माण कर रहा है इसी के आसपास। यही पर्वत क्या है, यही पर्वत ओशनिक रिजेस है। इसी को हमने क्या कहा, महासागरीय कटक कहा, और इस सिद्धांत को हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा। हैरी हेस ने एक्चुअली पूरे टेक्टोनिक जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसके इसी पार्ट को एक्सप्लेन किया कि हमारे जो ओशनिक रिजेस हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में हम फिर से बाद में भी डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, पहले ये समझ लीजिए। आपका जो पैलियोमैग्नेटिज्म है ये स्टडी है, साइंस है, जो हमारी एंशिएंट रॉक्स हैं उनमें जो मैग्नेटिज्म पाया जाता है
उनमें जो चुंबक तत्व पाया जाता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, एंशिएंट रॉक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म की जो शुरुआत थी वो एक फिजिसिस्ट हुए, फ्रेंच फिजिसिस्ट, जिनका नाम था एशली डलीज। उन्होंने 1849 में जो पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज है उसके बारे में उन्होंने, यानी जो ये फेनोमेना है इसको सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया। हमारी अर्थ क्या है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। जैसे अगर आपने मैग्नेट देखा उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, वैसे ही हमारी अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का भी क्या है, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका अपना क्या है, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। आगे चल के हमें ये पता चला कि कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं। और ये जो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पैलियोमैग्नेटिज्म की जब हम स्टडी करते हैं। एक को हम कहते हैं मैग्नेटाइट और दूसरे को कहते हैं हेमेटाइट। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो दोनों ही बेसिकली आयरन की ऑक्साइड्स हैं, ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये मैग्नेटिक मिनरल है। और ये मैग्नेटिक मिनरल इंटरैक्ट करता है हमारी अर्थ के ग्रेविटी के साथ। होता ये है कि जब ये जो मिनरल्स हैं, अगर मान लीजिए कि ये मैग्मा में है, तो जब मैग्मा में होते हैं तो ये किस फॉर्म में होते हैं, मॉल्टन फॉर्म में होते हैं। और जब ये मॉल्टन फॉर्म में होते हैं तो इनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इनके एटम्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और जैसे ही ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये ओशन की सरफेस में मिड अटलांटिक रिजिस के पास आता है, तो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और मैग्मा मॉल्टन है, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है ये उसके साथ इंटरेक्ट करता है। जो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो मैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, ये इनके साथ इंटरेक्ट करता है और इनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसी जो मैग्नेटिक जो मूवमेंट है, जो वेव्स हैं, उनके साथ अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है। और अलाइन करने के बाद जैसे ही ये ठंडा होता है तो वो जो एटम्स होते हैं वो उसी अलाइनमेंट के साथ सूख जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। और फिर जो अर्थ की जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है वो क्या हो जाती है, वो अलाइनमेंट बेसिकली ट्रैप्ड हो जाती है उसी में। और फिर वो अलाइनमेंट वैसे ही बनी रहती है, वो चट्टान जब तक किस फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। फिर बाद में हमारे जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन उनका जो अलाइनमेंट है वो क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, सॉलिडिफाई हो चुके होते हैं। तो ये जो दोनों मिनरल्स हैं ये अर्थ के जो पास्ट का मैग्नेटिज्म है इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। अमेरिका में एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने, आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पनडुब्बियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया वॉर में, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने एक पनडुब्बी बनाई थी, यू बोट्स कहते थे, ठीक है। बाद में इन यू बोट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, फिर अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों ने भी पनडुब्बियों का निर्माण किया। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने के लिए कि पनडुब्बियां कहाँ हैं, एक्चुअली उन्होंने मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने एक प्रोग्राम चलाया और ये प्रोग्राम का नाम था मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। तो बेसिकली उनका ये एक इंस्ट्रूमेंट था जो समुद्र के अंदर जो दुश्मन की पनडुब्बी है उसे पता लगाने के लिए, क्योंकि अगर लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र के अंदर है तो जो वो मैग्नेटिज्म है उसे प्रभावित करता है। तो अगर आप उसे मैग्नेटिक किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप मीजर करेंगे तो उसमें एनोमली दिखाई देगी। जब उन्होंने समुद्र को स्कैन किया तो उन्होंने देखा कि समुद्र के सतह में उनको इस तरीके से लकीरें दिखाई दी, बिल्कुल पैरेलल। और ये किसके पैरेलल हैं, रिजेस, जो ओशनिक रिजेस है उनके पैरेलल ये जो लकीरें थे वो उनको दिखाई दी। फिर जियोलॉजिस्ट को पता था कि हमारी जो पृथ्वी है उसका एक मैग्नेटिक जो हमारा पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो जो हमारी जो वेव्स हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रेवल करती हैं। तो ऊपर हमारा नॉर्थ पोल हुआ और नीचे क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। फिर उनको पता चला कि बेसिकली हम होता क्या है कि हमें हमारा जो नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल बदल जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी। अब इसको पता कैसे लगाया कि जब मैग्मा गर्म होता है तो उसमें जो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है वो कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो वो एटम्स क्या है, उनके फ्री हैं। तो जब ये मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है और निकल के सरफेस पे आ रहा है तो उसमें ये जो मैग्नेटाइट के मिनरल्स हैं आप देख सकते हैं, यही मैग्नेटाइट हेमेटाइट है। ये अर्थ के जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा, देखिए सीधा करके क्या कर लिया, इसने अलाइन कर लिया अपना आप को। और जैसे ही इसने अलाइन किया, हमारा समुद्र की वजह से पानी, ये मैग्मा क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ये जो अलाइनमेंट था ये क्या हो गया, ट्रैप हो गया। तो अब वो जो अलाइनमेंट है वो ट्रैप हो गया। तो अगर वो 20 लाख साल पुरानी रॉक है, उसका जो अलाइनमेंट है, अगर आप उसकी स्टडी करें तो आप पाएंगे कि उसका अलाइनमेंट क्या था, ये आपको पता चल जाएगा। बाद में हमें पता चला कि ये जो अर्थ की है, देखिए ब्लैक और जो व्हाइट लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस बेसिकली हैं क्या,
यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट लाइंस आप लोग देख रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइन है ये किसको प्रेजेंट करती है, नॉर्मल पोलैरिटी को दिखाती है, और जो ये व्हाइट हिस्सा है ये किसको दिखाता है, रिवर्स पोलैरिटी को दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ का एक्चुअली ये 5 बिलियन ईयर्स का इतिहास है, इस इतिहास को अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक हिस्सा है ये नॉर्मल पोलैरिटी है और व्हाइट हिस्सा क्या है, रिवर्स पोलैरिटी है। यानी ब्लैक हिस्से में पोलैरिटी वही है जो आज है, यानी जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। लेकिन ये जो व्हाइट हिस्सा है, इस समय हमारे अर्थ की पोलैरिटी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। यानी आप आज का जो आपका नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो गया था, और जो साउथ पोल है वो क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो इस तरीके से जब इन्होंने इसको स्कैन किया मैन इंस्ट्रूमेंट से, तो उनको पता चला कि जो हमारे ओशंस हैं उनके अंदर क्या है, ओशंस जो है हमारे उसमें जो हमारी ओशनिक रिजेस हैं उनके पैरेलल में रिवर्स पोलैरिटी और जो आपकी नॉर्मल पोलैरिटी है उसके बारे में हमें पता चला। इससे हमें ये पता चला कि हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो क्या होता है, बदल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। तो 1960s में जब इस डिस्कवरी को किया गया तो इस डिस्कवरी ने इंडिकेट किया कि हमारे जो ओशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन था उसने ये बताया कि ओशन की फ्लोर क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, और ओशनिक रिज के साथ क्या हो रहा है, नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे हमारी जो ओशनिक रिज है वो बीच में से मैग्मा फट रहा है और माउंटेन बन रहा है, क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो आप रिज से जैसे जैसे दूर जाएंगी, चट्टानें किसको रिप्रेजेंट करेंगी, पुराने समय की जो चट्टानें हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगी। यानी रिज के पास की चट्टानें एकदम नई होंगी, और रिज से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे चट्टानें क्या हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी। अब देखिए ये आपका मैग्मा निकला, और ये देखिए ये बीचों बीच में रिज है, क्योंकि ये प्लेट दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो ये आपका मान लीजिए कि आज का समय है, और जो मैग्मा है वो निकला और मैग्मा दोनों तरफ जम गया। अब क्योंकि ये प्लेट दूर जा रही हैं तो ये व्हाइट हिस्सा समय के साथ क्या होगा, यहाँ व्हाइट वाला हिस्सा दूर पहुंच के यहाँ पहुंच जाएगा, और ये हिस्सा दूर पहुंच के यहाँ पहुंच जाएगा। यानी ये खिसक के यहाँ चला गया और ये खिसक के यहाँ चला गया। अब बीच वाले हिस्से में क्या आ गई, नई क्रस्ट आ गए। फर्दर फिर ये हिस्सा और टूट के यहाँ चला गया और नई क्रस्ट कहाँ बन गई, बीच में बन गई। तो ये जो मूवमेंट है दोनों तरफ ओशनिक रिजेस की, इन मूवमेंट ने ये साबित किया कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी ओशन फ्लोर है वो ओशनिक रिज के सहारे क्या हो रही है, दूर जा रही है, यानी नई ओशनिक फ्लोर का निर्माण हो रहा है। और ये जो स्ट्राइप्स हैं इसमें, ये स्ट्राइप्स ये बता रही हैं कि हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो बदलता रहता है। अब जैसे अगर व्हाइट वाले हिस्से को हम नॉर्मल पोलैरिटी माने, तो यहां से जो भी आप रॉक का सैंपल समुद्र के अंदर से निकालेंगे, वो रॉक का सैंपल में जो हेमेटाइट मैग्नेटाइट है उसका नॉर्थ हमारे आज के नॉर्थ के साथ अलाइन होगा। लेकिन अगर इस रेड वाले हिस्से से आप रॉक का सैंपल निकालेंगे तो उसमें जो अलाइनमेंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, वो आज का क्या होगा, ठीक अपोजिट होगा। यानी आज जो हमारा नॉर्थ है उसको वो क्या दिखाएगा, साउथ दिखाएगा। तो इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई। एक डिस्कवरी ये थी कि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक पोल बदलता रहता है कुछ समय में, और दूसरी डिस्कवरी ये हुई कि हमारे जो ओशन की फ्लोर है वो ओशन फ्लोर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक्चुअली पैलियोमैग्नेटिज्म की जो खोज थी वही इंपॉर्टेंट खोज थी, और उसी के बाद जो वैगनर का सिद्धांत है उसे दोबारा उठाया गया और उसे पढ़ा गया, क्योंकि वैगनर ने सबसे पहले कहा था कि जो कॉन्टिनेंट है उनमें क्या पाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो पैलियोमैग्नेटिक जो स्टडीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही इस दिशा में। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, उनका अलाइनमेंट कैसे चेंज हुआ अगर आप समझना चाहें तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पैलियोमैग्नेटिज्म को समझना पड़ेगा। अगर आप इक्वेटर में हैं तो जो आपके मैग्नेटिक मिनरल्स है, देखिए उनका दो तरह का अलाइनमेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा और एक वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। तो अगर हमारा जो रॉक है अगर उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, ठीक है, इंक्लिनेशन कैसा है, 0 डिग्री है, यानी वो चीज कहाँ है, इक्वेटर पे है, वो चीज कहाँ पे, इक्वेटर पे है। और अगर उसका इंक्लिनेशन कितना है, 90 डिग्री है, तो वो चीज कहाँ पे, पोल्स में है, ठीक है। तो पोल में इंक्लिनेशन कैसा होगा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट का 90 डिग्री होगा, और जो आपके इक्वेटर है वहां कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर मान लीजिए कोई रॉक आपको मिला जो कि इक्वेटर में था, लेकिन आपने जब उसका अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट देखा तो वो 40 डिग्री था। तो अगर उसका वर्टिकल अलाइनमेंट 40 डिग्री था, इसका मतलब कि जब उस रॉक का फॉर्मेशन हुआ था तो वो जो रॉक था या तो वो कहाँ था, ये
40 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था या तो वो 40 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में था। फिर आप अगर आप स्टडी कर लें कि उस समय पोलैरिटी नॉर्मल थी तो या रिवर्स थी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री में था या सदर्न हेमिस्फीयर 40 डिग्री में था। तो अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई कॉन्टिनेंट है, अगर मान लीजिए कि वो यहाँ मिला और हमने उसका वर्टिकल अलाइनमेंट देखा कि वो कितना है, 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर इसका वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे किसी रॉक का 60 डिग्री है, इसका मतलब जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो अगर ये रेड 60 डिग्री वाली लाइन है, तो 100% जब ये हुआ था तो यहाँ ये कॉन्टिनेंट रहा होगा। यानी, और अगर आपने उस रॉक की कार्बन डेटिंग की और आपको पता चला, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं उनसे, अगर आपको पता चला कि ये 2 करोड़ साल पुरानी बात है, तो यानी ऑस्ट्रेलिया ने 2 करोड़ साल में यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो तय किया। तो आपको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो मूवमेंट है वो किसका है, वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है। साथ ही में आपको ये पता चल जाएगा जो उसका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट क्या होगा उसका, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से होगा, तो वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऊपर की तरफ 90 डिग्री दिखाना चाहिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अगर 40 डिग्री है, तो यहाँ वाली जो रॉक है अगर उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट 45 डिग्री है, यानी जब ये चट्टान यहाँ पे थी जो कि हमें वर्टिकल अलाइनमेंट से पढ़ा, तो उसका शेप सीधा नहीं था जैसा ऑस्ट्रेलिया का है, जबकि वो क्या था 45 डिग्री पे, यानी इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो यानी ये जो इसका अलाइनमेंट था वो कैसा था, 40 डिग्री। यानी सिर्फ हमें ये नहीं पता चला कि उसने कहां से कहां मूव किया, हमें ये भी पता चला कि उसका शेप क्या था। तो अगर बहुत सारे सैंपल्स लें आप ऑस्ट्रेलिया से और उसको आप पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज के साथ अलाइन कर दें, तो आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि पुराने समय से आज तक जो मूवमेंट हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी थी ये पैलियोमैग्नेटिज्म की थी। और पैलियोमैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हुए हैं। 5 मिलियन ईयर्स 50 लाख साल का जो इतिहास है पैलियोमैग्नेटिक इतिहास, इसको डिफरेंट वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। इसमें गिलबर्ट हैं, गॉस हैं, माटुयामा हैं और ब्रूंश हैं। तो गॉस, गिलबर्ट, गॉस, माटुयामा और ब्रूंश जो हैं, ये बेसिकली फेमस पैलियोमैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करने वाले लोग हैं। इनके नाम पे जो पुराने पैलियोमैग्नेटिक जो समय का जो इतिहास है हमारा, उसका नाम रखा गया है। तो ये जो स्टडीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिकेट करती हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के डेवलपमेंट में। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के डेवलपमेंट में। तो ये पैलियोमैग्नेटिज्म था। और आज का हमारा समय क्योंकि खत्म हो गया है, आज बेसिकली मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि बैकग्राउंड क्या है। प्लेट टेक्टोनिक स्टडीज में 2 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और दूसरी कौन सी है, पैलियोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।